दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 2, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज या C++। तो हम लोग 9 क्लास में ही C++ स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन C++ स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम अगर बात करें, कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो काफ़ी हद तक दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, क्योंकि प्रोग्राम की मदद से ही हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या परफॉर्म करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर MS ऑफिस है या फिर आपको एक टाइपिंग के लिए प्रोग्राम बनाना हो, तो उसके लिए पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा और फिर वो कंप्यूटर समझ पाएगा क्या परफॉर्म करना है। पर्सन हु राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज अ प्रोग्रामर। ये एक छोटी सी MCQs के तौर पे काम आ सकती है। जो भी हमारा पर्सन प्रोग्रामिंग राइट कर रहा है वो प्रोग्रामर कहलाता है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमेशा बाइनरी इंस्ट्रक्शन में दी जाती है। अब वो क्यों दी जाती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, तो हम लोग सबसे पहले आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और कितनी तरह की होती है। तो ये हमारा मेन कंटेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम ये सब सीखेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता होना शुरू है। तो सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की देखी जाए तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो डिज़ाइन की है। वो हमारे नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज की तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और कंप्यूटर वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 1 और 0। ओके, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल लैंग्वेज दैट इज यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन पार्टिकुलर आ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल हमने बनाई है कंप्यूटर के बिहेवियर को समझने के लिए, किसी भी पार्टिकल कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अ ह्यूमन लैंग्वेज एज डिफाइन यूज टू सिंथेटिक एंड सिनेमैटिक रूल टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड मीनिंग रिस्पेक्टिवली। यानी जैसे कि हमारी लैंग्वेज में कुछ रूल होते हैं, जैसे तुम खाना खाते हो या तुम खाना खाते हो, खाना तुम खाते हो या खाना खाते तुम हो। अब ऐसे करके अगर मैं ये बोलूँ, तो एक तरह से मैं बोलूँगा कि ये बोल तो कुछ भी रहा है, लेकिन इसके मायने से ऐसे समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे जैसे हमारी नेचुरल लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं, वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल होते हैं, जिसके अलग अलग मायने होते हैं। उसकी एग्जांपल्स आगे हम लोगों को प्रोग्रामिंग करते हैं पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों की ये चीज़ चलती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को किस बात से बनाए कि फैसिलेट कर सकें हम कंप्यूटर से और एक्सप्रेस कर सकें, कोई भी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट कर सकें, और हम लोग अलगोरिथम डिज़ाइन कर सकें, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में सुना था। For 50 years, computer programming language या computer programmer have been written the code. New technology continue emerge and develop and mature to create peace. यानी अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल से हमारे पास 50 साल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेहतरी से बेहतरी आई जा रही है, और तरह तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास आ रही हैं। अब जैसे कि देखा जाए C आई, C++ आई, C# आई, जावा आई, पाइथन आई, और पता नहीं कितनी अभी और भी आ रही हैं जिसमें हमारा काम चल रहा है। अब इसमें एक हमारे पास होती है नॉन कंप्यूटेशनल लैंग्वेज। याद रखिएगा, 2 तरह की हमारे पास लैंग्वेज होती है। एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, दूसरी हमारे पास नॉन कंप्यूटेशनल लैंग्वेज में मार्कअप लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे कि सच एज लैंग्वेज लाइक HTML और फॉर्मल ग्रामर, जैसे BNF। इसकी मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन इसके बारे में मैं जानता हूँ सही से, HTML। पिछली मैंने वीडियोस बनाई हुई है HTML की, कि HTML एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करें, मार्कअप लैंग्वेज जिसमें कोई वेबसाइट डिज़ाइन करें और वो टेक्स्ट पर चल रही होती है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये टेक्स्ट पर डिपेंड कर रही होती है कि इसमें टेक्स्ट किस तरह से शो हो। तो ये सिर्फ हमके वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट में काम आती है। ऑफन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्बेडेड इन द नॉन कंप्यूटर्स लैंग्वेज। ओके, लेकिन अगर बात की जाए मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज को समझना इस बात से ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सेट ऑफ स्ट्रक्चर बता दिया। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, फ़र्ज़ करें आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर सिर्फ 0 1 समझ सकता है, यानी ऑन या ऑफ। अब इसकी मैं क्लास में एग्जाम्पल देता रहता हूँ।
ये किस तरह से ऑन या ऑफ समझ जाता है कंप्यूटर, ये किस तरह से हम सिग्नल दे के एक चीज़ को बता सकते हैं कि हाँ है या ना। अब मिसाल के तौर पे मुझे आपसे नाम पूछना हो और आपका नाम है फ़र्ज़ करें अरीबा, मईशा, किन्जा, कुछ भी, तो मैं अगर पहला वर्ड पूछूं कि आपका नाम का पहला वर्ड एम से आता है और इसमें सिर्फ आप हाँ या ना बोलें, और आप अगर बोल दें यस मेरा नाम मईशा या फिर कुछ भी है किन्जा है, तो अगर आपका पहला वर्ड एम से आ रहा है और आप अगर यस बोल दें तो उसमें आंसर आ जाएगा वन। तो वन की मदद से हम पता चल जाएगा पहला नाम एम से है। फिर मैं बोलूँ दूसरा नाम आपका ए से है तो फिर से आ जाएगा वन। फिर तीसरा वर्ड अगर बोलूँ मैं आपका बी से है तो आपका आएगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंस्ट्रक्शन गई है वो नो की गई है। वन का मतलब यस एंड, और ज़ीरो का मतलब नो। तो सबसे पहले हार्डवेयर को समझने के लिए हमें मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वन या ज़ीरो में हम चीज़ नहीं समझ सकते, तभी हमने एक और लैंग्वेज बनाई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से डेवलप होते होते हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज तक बात चली गई, और ये हाई लेवल लैंग्वेज की हमारे पास कैटेगरीज है। यानी अगर हम हार्डवेयर से चलें तो सी लैंग्वेज तक पहुँचेंगे, या फिर अगर इसको उल्टा फॉलो करें तो हमने सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम रिटर्न किया है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, वो हमारा डायरेक्ट जाएगा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद, और फिर उसे हार्डवेयर समझ पाएगा। तो इस तरह से तो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज दोनों चीज़ें सेम होती थी। ये बोल सकते हैं कि हम इट इज़ द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन आर ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेजेस आर द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। तो मशीन लैंग्वेज से कंप्यूटर समझ सकता है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज की एग्जांपल क्या होती है? बाइनरी नंबर, जैसे 100001, और मैंने उसकी एग्जांपल दे दी। हेक्साडेसिमल में अगर नंबर देखा जाए तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू लिखी हुई है, ये हमारे पास एक तरह से नंबर को शो करवा रही है, ओके। लेकिन ये भी हमारी सिर्फ नंबर में इंस्ट्रक्शन है, कोई वो नहीं है। वाइल easy to understood by computer, machine language are the almost impossible for human to use because they consist entirely of the number। ये बात बिल्कुल सही है कि देखें कंप्यूटर तो डायरेक्ट समझ सकता है मशीन लैंग्वेज, लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि इसके मायने क्या हैं तो आप इसमें से किसी भी वर्ड के मायने नहीं बता सकते कि ये चीज़ कॉपी हो रही है या पेस्ट हो रही है या ये कर रही है किसी जगह को मूव। तो आगे बढ़ते हैं कि मशीन लैंग्वेज जाहिर सी बात हम नहीं समझ सकते थे, तो हमने और लैंग्वेजेस डेवलप की, और सेकंड लैंग्वेज थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। आल्दो ये भी एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज में कहलाई जाती है असेंबली लैंग्वेज। लो का वर्ड हम लोग एम्प्लाई इस बात से करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं जो हम लोगों की नॉर्मल लैंग्वेज से यूज़ हो रही होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज आर समटाइम या डिस्क्राइब टू क्लोज टू हार्डवेयर। हमने लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पर इस बात से यूज़ किया क्योंकि हार्डवेयर फिर भी डायरेक्टली कुछ हद तक समझता था। अब लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता था, हमने कुछ सिंबल इम्प्लीमेंट कर दिए और साथ में हमारे पास रहे नंबर, जिसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, मूव AL 016 या 061H। अब इसमें भी इशू ये था कि छोटा सा कि हमारे पास मूव की कमांड तो आ गई, हमने AL भी दे दिया, कोई एक वैल्यू या कोई जगह होगी, यानी कोई भी मेमोरी लोकेशन होगी, ओके। 6101H ये हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, लेकिन ये कमांड समझने के लिए हमें इसका कन्वर्टर चाहिए होता है। कन्वर्टर का जिक्र मैं चैप्टर नंबर 1 में कर चुका हूँ 9 क्लास के, कि हमारे 3 तरह के लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, असेंबलर, इंटरप्रीटर और कंपाइलर, दोबारा भी डिफाइन करूँगा। तो असेंबली लैंग्वेज जब बनी तो यूटिलिटी प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर ट्रांसलेट करता था असेंबली लैंग्वेज को, किस में? हमारी मशीन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही हमारा हार्डवेयर समझ सकता है। तो असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट होती थी मशीन लैंग्वेज में, फिर जाके मशीन लैंग्वेज जाती थी हार्डवेयर में। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग इसमें ये चीज़ें याद नहीं कर सकते थे। हर चीज़ के मेमोनिक्स जो थे हमारे पास याद तो होते थे, मूव, कॉपी, ये सब चीज़ें, लेकिन हमारे लिए इशू यही आ रहा था कि अभी तक हमारे लिए एक नेचुरल लैंग्वेज की तरह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आई थी। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये, मूव हेक्साडेसिमल वैल्यू 61, हेक्साडेसिमल की 61 वैल्यू होती है 97 के बराबर। प्रोसेस कर रहा है रजिस्टर, रजिस्टर कौन सा? AL में। रजिस्टर का नाम AL, रजिस्टर एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। तो मूव का जो ऑपरेशन था वो हम लोग समझ में आना शुरू हो गया, जिसको हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम लोग चलना शुरू हुए आगे दूसरी लैंग्वेजेस की तरफ। ये असेंबली लैंग्वेज की कुछ कमांड है जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये मूव हो रहा है या ऐड हो रहा है, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है।
कि अगर ए एल में हमने वैल्यू मूव कराई है 5 और बी एल में वैल्यू मूव कराई है 10, हम लोग क्या करें, ऐड ए एल प्लस बी एल और वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो इस तरह से मूव करवाना काफ़ी मुश्किल था। अब हमारे पास फाइनली आ चुकी थी हाई लेवल लैंग्वेज, जो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास थर्ड जनरेशन में आना शुरू हो गई थी। थर्ड जनरेशन मतलब जब हमारे पास बनना शुरू हो गई थी आईसीज, और फोर्थ जनरेशन में जब बन गए थे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज से ही काम किया। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान थी, ईजिली रिमेंबर कर सकते थे, हम जो लव यूज़ करते थे वही यूज़ होते थे, हमारी डिटेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। ईच इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्वलेंट टू सेवरल मशीन कोड इंस्ट्रक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ मोर कॉम्पैक्ट दैन द इक्वलेंट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमारा प्रोग्राम होता था वो हर मशीन में चल जाता था और तमाम चीज़ों में होता था, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता था वो हमारा स्पेशली डिज़ाइन होता था। हाई लेवल लैंग्वेज यूज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑफन टू डिस्क्राइब एज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक तरह से प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज बन गई थी कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की सलाहियत रखती थी। एग्जाम्पल देखी जाए, जो 9 क्लास बच्चे पढ़ के आए हैं, बेसिक एक एग्जाम्पल थी हाई लेवल लैंग्वेज की जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फर्स्ट टाइम थी। और देखा जाए तो बेटा बस कि हम लोग अभी तक बेसिक पे ही अटके हुए हैं। आगे कोबोल आई, कोबोल भी एक तरह की बिजनेस लैंग्वेज थी, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। फिर फॉर्ट्रन आई जो मैथमेटिशियन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। फिर ऐसा ऐसा GUI का इजाफा होना शुरू हो गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी हमारे पास विंडोज़ 95 आ गई, विंडोज़ 98 आ गई, और ऐसे विंडोज़ आना शुरू हुई तो हमारे पास आइकन्स आना शुरू हो गए। GUI रिप्रेजेंट करवाते हैं आपकी कोई भी विंडोज़ के आइकन। ओके, हमारे पास दो तरह की इंटरफेसेस होती हैं, एक होती है कमांड लाइन इंटरफेस, एक होती है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मैं इस चीज़ का पूरी डिटेल बताऊंगा कभी बाद में। फॉर एग्जांपल, बेसिक विजुअल इज़ अ बेसिक लैंग्वेज। बेसिक विजुअल नाम की भी एक लैंग्वेज आई थी, वो बिल्कुल बेसिक की तरह थी, लेकिन उसमें ग्राफिकल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था, लेकिन उसमें कोई शेप बनानी है, कोई कलर बनाना तो उसमें विजुअल बेसिक में हो सकता था, लेकिन सिर्फ GW बेसिक में नहीं हो सकता था। ओके, आगे अगर देखा जाए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई हैं, उसमें हमारे पास सी लैंग्वेज हो गई, यानी सी नहीं C++ हो गई, सी लैंग्वेज नहीं शामिल होती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ओके, C++ और जावा और गए पाइथन हो गई, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम की, दो प्रोग्राम जो ऐड करने का प्रोग्राम बनाया हमने सी लैंग्वेज में। याद रखिएगा आपकी बुक में जो मौजूद है वो C++ है, ये हमारी सी लैंग्वेज है। हमने INT का मतलब ये इंटीजर डिफाइन किए ABC, प्रिंट करवाया क्या, इंटर 2 नंबर A और B, और इनका सम आ गया। तो ये चीज़ पढ़ने में बहुत आसान हो रही है कि इसके मायने क्या निकल रहे हैं, हमें पता चल रहा है आखिर में सम आ रहा है, हमें पता चल रहा है हमने इंटर किया, हमें पता चल रहा है हमने रीड राइट की कमांड दिया। तो ये था लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कि क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज और क्या होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। अब चलते हैं वापस अपने चैप्टर की तरफ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बेटा 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हर लैंग्वेज अपने सिंटेक्स पर डिपेंड करती है। अगर C++ में देखा जाए तो हमारा सिंटेक्स काउंट करके होता है। बाकी हमने मूव की कमांड देखी थी असेंबली लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज में हमने सब देखा था सिंटेक्स 1100। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी पिछली वीडियोस में, मतलब ऊपर लेक्चर टॉपिक में। अगर डिफरेंस आपसे पूछे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्या होता है। पहला ये कि ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है 1 और 0 को। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली मतलब आपकी समझ में आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, ह्यूमन ईजिली समझ सकते हैं। तो पहला एडवांटेज ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज का, ये डिफरेंस। इट रिक्वायर्ड टू assembler to convert assembly language into machine language। अब लो लेवल लैंग्वेज अगर आप बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो उसमें असेंबलर कन्वर्टर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो नहीं होता। तो लो लेवल में इन्होंने दोनों को डाल दिया, समटाइम असेंबलर रिक्वायर्ड होता है, अगर मशीन की बात करें तो उसमें असेंबलर रिक्वायर्ड नहीं होता। इसमें रिक्वायर्ड होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो आपकी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में। ये 9 में सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। One type of machine cannot run at all, so it not the portable language। लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम जो मशीन बनती थी वो किसी और सिस्टम पे वो प्रोग्राम नहीं चलता था, वो स्पेशली डिज़ाइन होता था एक मशीन के लिए। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेट द रिक्वायर्ड मशीन कोड, सो इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में
हम लोगों का जो एक प्रोग्राम होता था वो सब जगह चल जाता है और वो पोर्टेबल कहलाती है तभी। इट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस द मेमोरी, इट हैज़ लेस मेमोरी इफिशिएंट। ये हमारी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करती है क्योंकि 100 में काम करती है। ये हमारी लेस मेमोरी एफिशिएंट होती है। कोडिंग एंड मेंटेनेंस आर नॉट इजी इन हाई लेवल लैंग्वेज। अब जाहिर सी बात है 0001 में आप किस तरह कोडिंग करेंगे, किस तरह मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन कोडिंग एंड मेंटेनेंस हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत आसान होती है। तो ये इसके 4 फ़र्क थे। उम्मीद ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। ट्रांसलेटर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ट्रांसलेटर क्या चीज़ होती है? वो ट्रांसलेट करती है हमारी लैंग्वेज को, यानी कोई भी मशीन लैंग्वेज को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में, ओके, जैसे बाइनरी कोड में। 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर। कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रीटर। कंपाइलर का काम ये होता है कि वो पूरा हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर ये सारा काम एक साथ करता है, यानी एट अ वंस कंपाइलर पूरा क्रिएट कर लेता है फाइल और एक साथ ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज को हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में। इंटरप्रीटर अगर देखा जाए तो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और रिपोर्ट करता है कि कहाँ एरर आया है। अच्छा, असेंबलर की बात की जाए तो असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता था। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब ये यूज़ नहीं होता अनटिल अनलेस आप असेंबली लैंग्वेज में काम ना करें। असेंबलर ट्रांसलेट यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये हो गए इसके कन्वर्टर की बात। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कन्वर्टर का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब लेकिन जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज में चीज़ें कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आते हैं डिफरेंट तरह के एरर। अब एरर में क्या क्या शामिल होता है वो भी ज़रा देख लेते हैं। 3 तरह के एरर होते हैं भाई। एक एरर होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर किस तरह आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सॉफ्टवेयर में। एक बार ये देख लूँ कि वीडियो 16 मिनट की हो गई है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है C++ का। मैंने यहाँ पे गया और किया कंपाइल करा। कंपाइल होके ये बता रहा है कि मेरे पास कोई भी एरर नहीं है, ज़ीरो एरर है। अगर मैं यहाँ से डाल दूँ, हटा दूँ एक सेमीकोलन, सेमीकोलन मैंने मिस कर दिया जो सी लैंग्वेज के हर प्रोग्राम के आखिर में आता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या बता देता है, रेड लाइन शो करवा देती है कि यहाँ पे कोई एरर है। तो एरर हम लोगों का शो होता है कि किस लाइन में। अगर मैं दोबारा सेमीकोलन लगा दूंगा, दोबारा कंपाइल करूँगा, तो देखें यहाँ पे क्या हुआ भाई, ज़ीरो एरर आ गया और सब ख़त्म हो गया। तो वो एरर जो आपके पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के मिसिंग की वजह से हो, या आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ना किया हो, जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हम लोगों ने, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सम ऑफ नंबर और आखिर में यूज़ किए हैं। अगर ये नहीं किया हो, या फिर आपने कोई सेमीकोलन मिस कर दिया, जिसको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, वो आपका होता है सिंटैक्स एरर। दूसरा एरर होता है आपके पास रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आपका डिफाइन ये करता है अगर आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है और वो क्रैश हो जाए, यानी आपका प्रोग्राम अटक जाए, तो वो आपका जो एरर आता है एग्जीक्यूशन के दौरान, वो रन टाइम एरर होता है। रन टाइम एरर आपने देखा होगा मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें खोल देते हैं, या कभी कभी आपके गूगल में भी क्रैश हो जाता है, वो एक तरह का रन टाइम एरर शो कर पा रहा होता है। तीसरा एरर होता है लॉजिकल एरर। अगर मैं यहाँ प्रोग्राम में लिख दूँ कि 2 इज़ ग्रेटर देन, फर्स्ट करें मैं इस तरह का लिख दूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे ये एरर जो होगा लॉजिकल एरर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 5 ग्रेटर नहीं हो सकता। या मैं लिख दूँ 4 = 4 या 4 = 5, तो ये भी हमारा लॉजिकल एरर कहलाएगा क्योंकि कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज करती है सारे रूल। 3 तरह के आपके पास एरर हो गए। जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज को शुरू करने की, तो सी लैंग्वेज और GW बेसिक में मेन फ़र्क ये है कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है C++ में और सी लैंग्वेज में भी। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि IDE मिल जाता है। IDE पे मैं एक टोटली वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम शामिल करेंगे सब चीज़ें कि कंपाइलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, डिबगर क्या होता है और बाकी सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि IDE हम लोगों को पूरा एक इन्वायरमेंट फराहम करती है कि अगर देखा जाए हमारे पास पहले तक की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी CMD, तो देखें एक इस चीज़ को देखें जो हमारे पास यहाँ पे होता था, हम लोग DOS की कमांड इसमें लिखते थे जैसे कि dir, या फिर हम लोग बात करें GW बेसिक की, तो उसमें हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, और यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं
किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए या किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए या सर्च करने के लिए। IDE में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, यानी एक इन्वायरमेंट मिल रहा है जिसके ज़रिए आप सब चीज़ें एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें भाई, कि आप लोग किसी प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और तरह तरह की चीज़ें डिबग कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। लेकिन पहले की जो हमारे पास CLI में होता था तो उसमें हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद नहीं होती थी। ओके, लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ये कमाल है IDE का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ें हमारे पास इस चैप्टर में टोटली पढ़ेंगे। फिर आगे आते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ देव C++। इसकी मैंने टोटली एक वीडियो बना दी है, जो देखना चाहे इसको देख सकता है। मेरे चैनल पे अपलोड है, उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा। और नहीं किया तो आप ये अपलोड यानी अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि आगे प्रोग्रामिंग की वीडियो आने वाली है। जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ मैं इस वीडियो को, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। वीडियो लंबी आती है, बच्चे देखना पसंद नहीं करते। प्रोग्रामिंग ऑफ सी लैंग्वेज में कुछ रिज़र्व वर्ड होते हैं। रिज़र्व मतलब ये सारे वो वर्ड हैं जो रिज़र्व हैं भाई। रिज़र्व का मतलब ये है बेटा कि अगर इन वर्डों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन वर्डों की पहले से ही मीनिंग है। अब मीनिंग का क्या मतलब है भाई, कि हमारे पास कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सब लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो नंबर यहाँ पे कांस्टेंट है, और ए लिखा है तो वेरिएबल है। ओके, अब रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? जैसे कि कांस्टेंट की बात करें, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। कांस्टेंट डज नॉट चेंज वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट जो आपका 5 है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो सकती है, हम उसमें कोई और वैल्यू पुट करा सकते हैं। कांस्टेंट यूजुअली रिटर्न इन द नंबर मे बी डिफाइन एज अ आइडेंटिफायर, यानी कांस्टेंट नॉर्मली नंबर होते हैं। वेरिएबल ऑलवेज रिटर्न इन द लेटर और सिंबल। कांस्टेंट यूजुअली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन है कि x को अगर उस तरफ ले आऊँ मैं, x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक तरह का कांस्टेंट जो होता है हमारी कोई इक्वेशन में काम करा रहा होता है किसी चीज़ की वैल्यू को। वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं? अननोन वैल्यू जो फाइंड करनी है उसकी वैल्यू होती है। रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल, इस चीज़ की मैं डिटेल दूंगा आपको फर्स्ट प्रोग्रामिंग वीडियो में। और स्ट्रिंग आप उस पर यूज़ करते हैं जब आपका वेरिएबल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए। उम्मीद है वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पसंद आई होगी हम लोगों के पास क्या क्या होता है। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो आप इसके दे सकते हैं MCQs का आंसर मेरी नीचे वीडियो में मौजूद है। थोड़ी सी चैप्टर रीडिंग करनी पड़ेगी, बाकी वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उस चैप्टर की बनाऊँगा और उसमें बताऊँगा प्रोग्राम किस तरह से इंस्टॉल होता है या प्रोग्राम किस तरह से चलता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो पसंद आई, समझ में आई, मैं आगे वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।